माता पिता का तलाक 10 साल की उम्र में हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली। जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहे। आस पड़ोस के बच्चे टीज करते थे, यहाँ तक कि प्यार में भी असफल रहे। जिंदगी भर अकेले रहे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं सुना रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टरी, ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत के रत्न टाटा रत्न की। इनकी चेयरमैनशिप में टाटा का रेवेन्यू 22 साल में 40% तक इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट अराउंड 50 गुना बढ़ गया। जी, यह वह बंदा है जिसकी आप जितनी ज्यादा इंसल्ट करोगे ना, वह उतना ही ग्रो करेगा। आपको मैं बता दूं, अगर इंडिया में कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो 90% ऐसे बिजनेस हैं जो 5 साल में फेल हो जाते हैं। 5% ही ऐसे बिजनेस हैं जो अगले 10 साल तक चलते हैं और 0.01% कंपनीज हैं जो 100 साल तक चलती है। जी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी उन्हीं में से एक है जो 150 साल से चल रही है। इनकी हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरे देश के अंदर। 100 से ज्यादा कंपनीज 150 से ज्यादा कंट्रीज में चल रही हैं। पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जी सही सुना आपने, पूरा का पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और टाटा कंपनी सर्विसेज एक तरफ। टाटा ग्रुप अकेले ही अराउंड 50,000 करोड़ टैक्स पे करता है एक साल में, जहां पूरा असम, यूपी, गोवा मिलाकर भी इतना टैक्स पे नहीं करते हैं जितना टाटा ग्रुप अकेले ही करता है। श्री रतन टाटा 83 वर्ष के हो चुके हैं। कर्नाल यूनिवर्सिटी यूएसए हार्वर्ड से वे पढ़े हैं। माँ बाप का बचपन में ही डिवोर्स हो गया था, इसलिए वे अपनी दादी के साथ रहे। 1962 में जब वे अमेरिका से इंडिया लौटे, सबसे पहले उन्होंने नौकरी जमशेदपुर के टाटा स्टील्स में की। वहां वे मजदूरों के साथ रहते, डॉर्मेट्री में सोते, उन्हीं के साथ लग के लाइन में खाना लेते, पैदल चलकर आते। यह सब उनका एक दिनचर्या था। अपनी लीडरशिप में इन्होंने टीसीएस को लिफ्ट किया, पब्लिक गए। टाटा मोटर्स को इन्होंने न्यू यंग स्टॉक एक्सचेंज में लिफ्ट किया ताकि इंटरनेशनल पावर रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। एज अ चेयरमैन इन्होंने बहुत सारे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, टेटली, डेवू कमर्शियल व्हीकल्स, कोरस ग्रुप, जैक्वार, लैंड रोवर्स और बहुत सी कंपनीज खरीद डाली। आइए जानते हैं इनसे जुड़े कुछ ऐसी राज जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। पहली बात आप लोगों के मन में आती है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो अब आपको मैं बताती हूँ। लॉस एंजेलो में उन्हें एक अमेरिकन लड़की से बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर एक फोन कॉल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो फोन कॉल था इंडिया से उनकी दादी का। उन्होंने रतन टाटा से वापस आने के लिए बोला था क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि अब उनका ये आखिरी वक्त है। रतन टाटा ने भी उस लड़की से साथ चलने के लिए बोला ताकि वो उसे अपनी दादी से मिलवा सकें और दोनों शादी कर सकें, लेकिन वो लड़की नहीं जा पाई क्योंकि उस समय इंडिया में इंडो चाइना वॉर चल रहा था। उस लड़की के माँ बाप ने उन्हें नहीं जाने दिया। फिर भी वह वापस इंडिया आए। उन्होंने सोचा क्या पता वो आ जाए, लेकिन उधर उस लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी। सर ने अपने एक बार इंटरव्यू में बताया भी था, जो मैं बोलता हूँ वो करता भी हूँ। वंस आई कमिट तो दैट अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। वे उस लड़की को वचन दे चुके थे कि मैं शादी तुम्ही से करूंगा, तो उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। सी हिज रॉयल्टी, सलाम है ऐसी रॉयल्टी को। वो लड़की जिसने शादी कर ली, प्रॉमिस नहीं निभाया, अपनी रॉयल्टी नहीं निभाई, फिर भी ये बंदे उसकी याद में शादी नहीं की। अब मैं आपको बताती हूँ उन्हीं की जिंदगी से जुड़ा दूसरा किस्सा। एक बार की बात है, नासिक की तरफ वह लोग जा रहे थे। उनके साथ कई सीनियर ऑफिसर्स भी थे। वह सब गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सब लोग गाड़ी से उतर गए। सब टाइम पास करने के लिए इधर उधर घूमने लगे। तभी सबने नोटिस किया, अरे सर नहीं दिख रहे हैं। सब शॉक थे। सब सोच रहे थे, अरे सर कहाँ चले गए। तभी सबकी नजर गाड़ी पर पड़ी। जी हाँ, वे ड्राइवर के साथ पंचर लगवा रहे थे। जी, वे ड्राइवर के साथ पंचर लगवाने में उसकी हेल्प कर रहे थे। इंजीनियर्स उनसे बोले, सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप रतन टाटा हैं, ये ड्राइवर कर लेगा, ये ड्राइवर का काम है, आपका काम नहीं। जो उन्होंने जवाब दिया वह वाकई काबिले तारीफ था। वह बोले, यह 15 मिनट में करेगा और मेरी हेल्प से 7.5 मिनट में। हम 7.5 मिनट बचा पाएंगे। लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी। वाकई आप लोग खुद सोचिए, कब वो टाइम था जब हमने
अपने नीचे स्तर के लोगों की ऐसे हेल्प की हो? शायद कभी नहीं। ऐसे थे टाटा रत्न। अब मैं आपको बताती हूँ मुंबई का 26/11 होटल ताज अटैक। जी, पूरी दुनिया जानती है उस समय उन्होंने आगे बढ़कर सबकी मदद की। एम्प्लॉइज के घर घर गए, सबको 50, 60, 70 लाख तक का कॉम्पनसेशन दिया। सबको लाइफ टाइम मेडिकल काउंसलर दिए, क्योंकि काफी लोग थे जो काफी डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा खून, इतनी गोलाबारी हुई कि लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगी थी। उन्होंने सबको फ्री सर्विसेज दी। जिसका देहांत हुआ था उसे 50, 60, 70 लाख तक कॉम्पनसेशन दिया। साथ ही बच्चों की नौकरी की पूरी सैलरी दी, बच्चों की एजुकेशन की पूरी फीस दी, मेडिकल की सब फैसिलिटी दी। यहाँ तक कि उस होटल में बहुत से ऐसे बंदे थे जिनका फर्स्ट या सेकंड डे था, उन्हें भी पूरा कंपनसेशन दिया गया, बची हुई नौकरी की पूरी सैलरी दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बहुत अच्छा और बहुत ही हम्बल काम किया। होटल ताज के अलावा भी बाहर जो पुलिस वाले, चाय वाले या राहगीर अफेक्ट हुए थे, उन सबको भी कंपनसेशन दिया, नौकरी दी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में। जी, 20 दिन में इन्होंने ये सारा काम निपटा दिया। क्या हमारी गवर्नमेंट आज तक कंपनसेशन दे पाई है? नहीं। और उन्होंने अकेले अपने दम पर 20 दिन में ये सारा काम कर दिया। उनसे जुड़ा एक और किस्सा सुनाती हूँ आपको। ताज होटल को ठीक करने के लिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से टेंडर निकाले। वो होटल जिसमें आग लगी थी, गोलियां चली थी, खून बहा था, सब कुछ तहस नहस हो गया था। अब उन्होंने टेंडर निकाले। आपको जानकर हैरानी होगी, उस टेंडर के लिए पाकिस्तान से भी, जी, जहां से वो आतंकवादी आए थे, वहां से भी कंपनीज ने अप्लाई किया। यहां तक कि 2 बड़े बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट लिए पाकिस्तान से इंडिया आ भी गए और सर से मिलना चाहते थे। रतन जी ने उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बोल दिया, जाके बाहर बोल दो मैं बिजी हूँ। सुबह से शाम हो गई, वो बिजनेसमैन बाहर ही बैठे रहे। अब रतन टाटा ने उन्हें मैसेज भिजवाया, कह दो उनसे वो बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं, मैं नहीं मिल सकता, मैं बिजी हूँ। चलो, यहाँ तक तो ठीक था। आप उन बिजनेसमैन को तो देखो, ऊपर दिल्ली पहुंच गए, कैबिनेट गए, वहां उन्होंने कांग्रेस के एक नेता के पास गए और उनसे जाके बोला, कैसे ना कैसे करके मेरा रतन टाटा से एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो। आप उस कांग्रेस नेता के गट्स तो देखिए, मैं यहाँ उनका नाम लेना नहीं चाहूंगी। उन्होंने सर को फोन तक कर दिया और उनसे कहा, एक बार उस बिजनेसमैन से मिल तो लो, थोड़ा टाइम तो दो, देखो तो वो क्या बोलते हैं। सर कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा, आप बेशरम हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू डील एनी बिजनेस विद दिस पाकिस्तानीज। जी, उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया, मैं इन पाकिस्तानियों के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, और फोन को झट से रख दिया। 26/11 के अराउंड की ही बात है। पाकिस्तानी सरकार ने टाटा कंपनीज को टाटा सुमो का ऑर्डर दे रखा था, लेकिन टाटा ग्रुप ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, यह कहकर हम नुकसान झेल सकते हैं लेकिन देश से गद्दारी बिल्कुल गद्दारी नहीं करेंगे अब। और उन्होंने नुकसान झेला लेकिन ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आइए आगे और कुछ उनसे जुड़े किस्से बताती हूँ। 2003 की बात है। सर ने खुद बताया था कि बारिश का दिन था, वे अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे स्कूटर से जा रहे हैं। एक बच्चा आगे खड़ा है और माँ बच्चे को स्कूटर पे लिए और एक हाथ में छाता लिए पीछे बैठी हुई थी। सर ने बोला, मैं सोच रहा था ये लोग फिसल ना जाएं, और कुछ ऐसा ही हुआ। वो लोग वहां फिसल गए। तब उनके दिमाग में आया, क्यों ना स्कूटर से ज्यादा कुछ ऐसी कंफर्टेबल चीज बनाई जाए जो मिडिल क्लास इजीली अफोर्ड कर सके। तब जनवरी 2008 में टाटा नैनो की लॉन्चिंग हुई थी। ऐसे थे हमारे रतन टाटा। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, यह भी सर ने बिल्कुल सही साबित किया था। बात उस समय की है जब टाटा ग्रुप ने टाटा इंडिका कार मार्केट में लॉन्च की थी। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्हें इस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। यह घाटे में जाने लगी। तब इन्वेस्टर्स के प्रेशर के कारण उन्होंने मन बना लिया था इस कंपनी को बेचने का। वह टाटा मोटर्स के पार्टनर्स के साथ फोर्ड कंपनी के हेडक्वार्टर अमेरिका गए और मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। वहां फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड ने टाटा जी से बातों ही बातों में कह दिया था,
जब आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं था तो लॉन्चिंग में इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। चलो मैं इसे खरीद लेता हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ से एक एहसान होगा आपके ऊपर। तब सर रातों रात उस डील को छोड़कर वापस इंडिया आ गए थे। उन्होंने दिन रात करके एक ऐसे मुकाम पर ला दिया था टाटा मोटर्स को कि अब वे नंबर 1 में काउंट होने लगा था। और अब वह दिन भी आया जब फोर्ड कंपनी लॉस में चली गई थी और 2008 में तो वह दिवालिया के कगार पर तक पहुंच गई थी। सर ने फोर्ड के जैक्वार और लैंड रोवर खरीद ली और फोर्ड को अच्छा पैसा दिया। ऐसे हैं टाटा रत्न, रिवेंज भी लिया तो शांत और विनम्रता से। इससे हमें यही सीख मिलती है, अपमान तो सबका होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी तरक्की से लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, टाटा नमक से लेकर ट्रक्स तक हर चीज बनती है, जिस वजह से रतन टाटा का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है जी, रिलायंस से भी ज्यादा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उनकी कंपनी का 66% शेयर जी, 66% शेयर उनके द्वारा बनाए गए चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम है। अगर ये शेयर्स उनके नाम हो ना तो वह भारत के ही नहीं पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान हो। वह एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक स्किल्ड पायलट भी हैं। यहाँ तक कि वह एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सन 2007 में F-16 फैल्कन नाम के एक फाइटर जेट को भी उड़ाया था। इन्होंने कोरोना काल में यह तक अनाउंस कर दिया था कि अगर कोरोना की वजह से उनके किसी भी एम्प्लॉय की जान जाती है तो ये उस बंदे की फैमिली को लाइफ टाइम तक सैलरी देंगे। इन्होंने कोरोना काल में 1500 करोड़ जी, 1500 करोड़ रुपए तक का डोनेशन दिया है, लोगों की मदद करी है। शायद और कोई भी कंपनीज इतना डोनेशन देने के लिए आगे नहीं आई जितना TCS ने अकेले दिया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि वे वाकई एक दिल वाले हैं। हम ऐसे ही डिमांड नहीं कर रहे हैं या कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वे भारत के असली रत्न हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूं, उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों मिल चुके हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जिंदगी में उतराव चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ECG में भी सीधी लाइन का मतलब डेड होता है। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी जिंदगी में ये सीधी लाइन नहीं चाहिए तो प्रयास करते ही रहो, करते रहो, करते रहो और करते रहो। सफलता झक मार के हमारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव।